हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएस गुरु। हम लोग रिवीजन कर रहे थे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें से हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल रिवीजन कर लिया है ना, पहले वीडियो में। आज हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे जिसमें यूकैरियोटिक सेल को रिवीजन करेंगे। इस तरह से हमारे पास दो वीडियो बन जाएंगे, वीडियो नंबर 1 और 2, जिसमें हम पूरा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ रिवीजन कर चुके होंगे। ठीक है, और इसके कंटिन्यू वीडियो हम डालेंगे, बाद में डालेंगे, है ना। इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, जो कि बाद में डालेंगे। और अभी हम रिवीजन चल रहा है, थोड़ी तेज पढ़ाएंगे। ठीक है, तो जिन लोगों को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ रिवीजन करना है, वीडियो जरूर देखें। और हम स्टार्ट करते हैं। देखो जरा, कल जो भी रिवीजन कराया आपको समझ आया क्या? जरा मुझे बताओ, तब मैं स्टार्ट करूंगा। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड फादर ऑफ साइटोलॉजी। छोड़ो, मैं पूछूं, बताओ, लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की? डेड सेल की डिस्कवरी किसने की? किसने की? रॉबर्ट हुक। किसने की? रॉबर्ट हुक। याद आया? अच्छा, एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या अंतर है? क्लियर है बातें? प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल क्या है, समझ में आया था आपको? अच्छा, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या होता है, ये चीज समझ में आया था? होता है, समझ में आया था कि नहीं आया था? प्लाज्मिड समझ में आया था, मीजोसोम समझ में आया था, क्रोमेटोपोर समझ में आया था, इंक्लूजन बॉडी समझ में आया था, सीलिया फ्लैगेला समझ में आया था। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, देखो, यूकैरियोटिक सेल। चलो हम स्टार्ट करते हैं यूकैरियोटिक सेल, रिवीजन करते हैं, देखते हैं क्या है। देखो, कोई सेल है तो सबसे बाहर क्या होगा? सेल वॉल। उसके अंदर क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन। तो अपन बना लेते हैं एक बार, बहुत बड़ा नहीं बनाएंगे, छोटा सा बनाएंगे, फीलिंग समझिएगा मेरा। ठीक है, ये ले लो, लेते हैं सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसके बाहर क्या बनाते हैं? सेल वॉल। इसके बाहर अपन क्या बनाते हैं? सेल वॉल। आपको ध्यान हो तो जब बैक्टीरिया पढ़ रहे तो एक और लेयर बना रहे थे, याद है? नाम क्या था? जलेबी बाई ग्लाइकोकैलिक्स। ध्यान हो तो इसका नाम क्या है? सेल वॉल, अर्थात सेल की दीवार। और ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अंदर आज ब्लू है, पानी पानी, मतलब साइटोप्लाज्म है। इसके अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म। ठीक है, अच्छा, न्यूक्लियस की कहानी आपको बताएं। हमने आपको बताया था कि जो यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस है ना, वो वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड का मतलब न्यूक्लियस पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियस पे क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो इसमें दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, दो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है। अरे अपन बताए थे कि नहीं, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल कौन कौन सा होता है? न्यूक्लियस, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट होता है ना डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल। तो अपन का न्यूक्लियस भी कैसा है? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है, दो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है ऑर्गेनेल है। सही है कि नहीं है? बात क्लियर है क्या? अच्छा, पिछले वीडियो में एक चीज हमने थोड़ा गलत बोल दिया था, आपको याद हो तो ध्यान नहीं दिया उस बात पे, जो हमने बोला था कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल टिश्यू होता है। ठीक है, उसमें हमने गलती से डिसिमिलर सेल बोल दिया है। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल जो होता है टिश्यू होता है, और ग्रुप ऑफ डिसिमिलर सेल जो होता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। समझाया? तो वो वैसे बोल गया, समझ में नहीं आया, है ना। बाद में हमने देखा तो मुझे लगा यार ये क्या बोल दिया। तो ठीक है, उस वीडियो में ध्यान देना कि जहां लिख बोला हूं ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, नहीं डिसिमिलर सेल बोला हूं, तो सिमिलर सेल होगा। ओके,
ठीक है, देखो तो हम यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस बनाया आपके सामने, तो देखो, और हमने ये भी बताया था जो यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस होता है वो छेदीला टाइप का होता है, जगह होते हैं, याद आया, और ये डबल मेम्ब्रेन होता है, तो डबल मेम्ब्रेन बना दिया। देखो ये ऐसा हो गया यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस, सही है, ऐसा हो गया न्यूक्लियस। बात क्लियर है क्या? बताओ, ये जो सबसे बाहर दिख रहा है इसको क्या बोलोगे? आउटर मेम्ब्रेन। क्या बोलोगे? इसके अंदर जो दिख रहा है उसको क्या बोलोगे? इनर मेम्ब्रेन। सही है। और दोनों आउटर और इनर के बीच का जो स्पेस दिख रहा है इसको क्या बोलोगे? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्या बोलोगे? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्या बोलोगे? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। आपको ध्यान हो तो बताया था 10 से 50 नैनोमीटर होता है, चाहो तो नोट कर लो, 10 से 50 नैनोमीटर होता है ये पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्लियर है? और देखो न्यूक्लियस में क्या दिख रहा है आपको? न्यूक्लियर, देखो ये क्या दिख रहा है? न्यूक्लियस के बीच, दोनों के बीच जगह दिख रही है ना, इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर। क्या बोलते हैं? देखो न्यूक्लियस में जगह जगह पे क्या दिख रही है? पोर दिख रही है। ठीक है, तो इसको क्या बोलोगे आप? न्यूक्लियर पोर। क्या बोलोगे? न्यूक्लियर पोर। क्लियर है बातें क्या? अच्छा, इसके अंदर क्या भरा होगा? न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या भरा होगा? इसके अंदर क्या भरा होगा? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म भरा होगा। बाहर क्या है? ये क्या है? साइटोप्लाज्म। बाहर क्या है? साइटोप्लाज्म। ये क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। सही है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म है, दोनों को मिला दे तो प्रोटोप्लाज्म। सही है। अब बताओ इसके अंदर होगा क्या? क्रोमोसोम। इसके अंदर क्या होगा? अगर ये ह्यूमन सेल है तो इसमें कितने क्रोमोसोम होंगे? 46। कितने होंगे? 46 क्रोमोसोम होंगे ना। एक चीज हमने आपको बताया था, आपको याद हो तो, क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। हमने कहा था ना कि हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए रैप करता है तो पूरा एक क्रोमैटिन बनता है और क्रोमैटिन आगे चल के कंडेंस होके क्या बनाता है? क्रोमोसोम। क्या बनाता है? क्रोमोसोम। कल ही आपने बताया, याद हो तो। ठीक है, इसके अंदर क्या पड़ा होगा? क्रोमोसोम। क्लियर है? क्रोमोसोम। ऐसे ऐसे कितने क्रोमोसोम होंगे? 46 क्रोमोसोम। अगर ह्यूमन के तो 46 क्रोमोसोम होगा। बातें क्लियर है क्या? बातें क्लियर है? अच्छा, न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये क्रोमोसोम है आपका। और आपको याद हो तो एक चीज हमने बताया था, एक बार हम क्रोमोसोम को फिर से रिकॉल कर रहे हैं, देख लेना जरा ध्यान से। हमने कहा था देखो ये क्रोमोसोम बनता कैसे है? हमने कहा था देखो, कहा था ये कि देखो ये आपका डीएनए का लेंथ कितना होता है? 2.2 मीटर है ना। हम लोगों में डीएनए का लेंथ कितना होता है? 2.2 मीटर। और एक बेसिक प्रोटीन होती है जिसको कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन, और उस हिस्टोन प्रोटीन पे क्या होता है? डीएनए रैप होता है। इस हिस्टोन प्रोटीन पे डीएनए क्या होता है? रैप होता है। और इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हो? क्रोमैटिन। क्या बोलते हो? क्रोमैटिन। और इस क्रोमैटिन आगे चल के कंडेंस होकर क्या बनाता है? क्रोमोसोम। क्या बनाता है? क्रोमोसोम। वैसे क्रोमोसोम के अंदर है क्या? डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन, इसके अलावा कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी है और कुछ आरएनए भी है। तो ऐसा नहीं है, तो अगर 11th में पढ़ोगे तो इसमें कई चीजें मिलके बनाए, डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, और अगला कुछ अमाउंट में आरएनए भी है। बात क्लियर है क्या? अच्छा, ये क्रोमोसोम की बातें हो गई। इसके बाद हमने आपको बताया था कि ये जो क्रोमोसोम है इसका पार्ट क्या होता है? डीएनए होता है। और हमने कहा था कि जैसे मान लो ये आपका क्रोमोसोम है, तो इस क्रोमोसोम में बहुत सारे ऐसे डेंस स्फेरिकल एरिया पाए जाते हैं ना, याद है? इस क्रोमोसोम के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? इसको सीधा बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। ऐसे
क्या होते हैं इसमें, बहुत सारे डेंस स्फेरिकल क्या पाए जाते हैं, एरिया पाए जाते हैं। बताओ इस डेंस स्फेरिकल एरिया को क्या बोलते थे, न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हो, न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हो, न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हो, न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियोलस बहुत सारा है ना, ऐसे ऐसे एक नहीं बहुत सारा हो सकता है, डेंस स्फेरिकल एरिया। तो ये न्यूक्लियोलस है क्या, डेंस स्फेरिकल एरिया। डेंस स्फेरिकल क्या है, एरिया है, जिसको आप क्या बोल रहे हो, न्यूक्लियोलस बोल रहे हो। और इस न्यूक्लियोलस से ही क्या बनता है, आरएनए। क्या बनता है, राइबोसोमल आरएनए। क्या बनता है, राइबोसोमल आरएनए। वो आरएनए जो राइबोसोम बना रहा है, समझ रहे हो। तो इसका नाम क्या होगा, राइबोसोमल आरएनए। तो क्वेश्चन हमने बताया था ना कि एक्टिव राइबोसोमल आरएनए यानी आरआरएनए कहां से बनता है, तो न्यूक्लियोलस से बनता है। कहां से बनता है, न्यूक्लियोलस से। और न्यूक्लियोलस है क्या, न्यूक्लियस के अंदर यानी क्रोमोसोम के अंदर डेंस स्फेरिकल एरिया है जिससे राइबोसोम बनना है। ठीक है, आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए बनना है। बातें क्लियर है क्या, अच्छा चलो ठीक है। अब बात करें, देखो ये समझ में आया, चलो ठीक है, बना दिया, मिटा क्यों दिया, चलो ठीक है। इसके अलावा बताओ मुझे, हमने कहा था, बताओ ये डीएनए है, बताओ डीएनए से क्या आरएनए बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना आरएनए। और बताओ साइटोप्लाज्म में भी प्रोटीन पड़ा होगा कि नहीं पड़ा होगा, यहाँ साइटोप्लाज्म में प्रोटीन बनेगा कि नहीं बनेगा, यहाँ भी तो प्रोटीन बनेगा। तो बताओ साइटोप्लाज्म के अंदर भी प्रोटीन पड़ा होगा और यहाँ आरएनए बनेगा कि नहीं बनेगा, भाई डीएनए से आरएनए बनेगा कि नहीं बनेगा। तो हमने बताया था आरएनए और प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन होगा कि नहीं होगा। तो बताओ आरएनए और प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन दोनों डायरेक्शन में कहां से होगा, इस न्यूक्लियर पोर के थ्रू होगा। याद है कि नहीं है, याद है, हमने बनाया था, बताया था कि आरएनए और प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में होता रहता है कि नहीं होता रहता है, और किसके थ्रू होता है, इसी न्यूक्लियर पोर के थ्रू होता है। देखो साइटोप्लाज्म में भी क्या पड़ा हुआ, प्रोटीन, और यहाँ पे भी आरएनए है, क्योंकि डीएनए से आरएनए बन सकता है। तो आरएनए और प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन दोनों डायरेक्शन में किसके थ्रू होता है, न्यूक्लियर पोर के थ्रू होता है। कहानी क्लियर है, याद आ रहा है सब, अच्छा। आपको ये भी बताया था कि ठीक है, देखो सेल्स के अंदर न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, कभी कभी क्या होता है किसी सेल्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, जैसे हमने बताया था आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, बताया था। लेकिन एक मैच्योर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, इमैच्योर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस होता है और वो सारे काम कर लेता है। मैच्योरिटी के टाइम में न्यूक्लियस क्या होता है, गायब हो जाता है। न्यूक्लियस किस सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, मैच्योर आरबीसी में। और किस में नहीं होता, सीप ट्यूब सेल में। याद है जिस दिन आपको बताया था प्लांट एनाटॉमी, आपको याद हो, फ्लोएम पढ़ाया था, सीप ट्यूब बनाया था, बीच में कंपेनियन सेल बनाया था, और हमने कहा था देखो सीप ट्यूब सेल के पास न्यूक्लियस नहीं है, इसके फंक्शन को रेगुलेट कौन करेगा, कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस रेगुलेट करेगा। तो न्यूक्लियस अब्सेंट किस में है, किस किस सेल्स के अंदर न्यूक्लियस अब्सेंट है। मैं बात करूं किन किन सेल के अंदर न्यूक्लियस अब्सेंट है, तो क्या बताओगे, एक तो मैच्योर आरबीसी और दूसरी सीप ट्यूब सेल, सीप ट्यूब सेल। इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस अब्सेंट है, सही है। और हो सकता है एक सेल्स के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो, जैसे मसल सेल, जैसे मसल सेल, मसल्स के अंदर स्केलेटल मसल बताया था, लेकिन वहां आपको बताया नहीं था कि उसमें देखो ऐसे बनाया था, आपको याद हो तो ऐसे कहते हैं स्टीरिएशन होता है इसमें, और ऐसे मल्टी न्यूक्लियोटाइड कंडीशन बनाया था, याद हो तो। अभी आप समझो कि मसल सेल्स के अंदर स्केलेटन है ना, स्केलेटन मसल सिस्टम के अंदर क्या होते हैं, एक से ज्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो देखो जनरली एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन एक से ज्यादा भी न्यूक्लियस हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है सेल के अंदर न्यूक्लियस अब्सेंट हो, सही है। और आपको ये भी आना चाहिए कि भाई किसी सेल्स के फंक्शन को कंट्रोल कौन करता है, उसका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस अब्सेंट है तो उसके फंक्शन को कंट्रोल कौन करेगा, यहाँ कौन करेगा, कंपेनियन सेल। यहाँ कौन करेगा, इमेच्योर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस होता है, इमेच्योर आरबीसी ही सारे आवश्यकता के सामान पहले बना लेती है, और मैच्योर होने पर न्यूक्लियस गायब कर देती है, गायब हो जाता है। ठीक है, तो समझ आया कि नहीं आया ये बातें। अगर आपको ध्यान हो
तो हमने एक चीज बताई थी कि जो ये न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन है, इस पे बूंदी के दाने लगे हुए हैं, अगर आपको याद हो तो, जिसको कहते थे राइबोसोम। क्या कहते थे आप? तो ये न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन पे क्या लगा होता है? राइबोसोम लगा होता है, याद है आपको? और हमने कहा था कि इसी न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से एक ऑर्गेनेली का जन्म होता है, नाम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से किस ऑर्गेनेल का जन्म होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो लो बना देते हैं, बहुत अच्छा फिगर तो नहीं बनेगा, लेकिन कोशिश करते हैं। चलो ठीक है, देखो ये क्या है, कौन सी ऑर्गेनेल है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सी ऑर्गेनेल है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसे मान लो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कौन सी ऑर्गेनेल है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बताओ, क्वेश्चन हमने कहा था ना ऐसा आएगा, बताओ न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से किस ऑर्गेनेल का जन्म होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और आपको हमने सिखाया था कि ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें क्या लगाओ? राइबोसोम लगाओ। क्या लगाओ? राइबोसोम लगाओ। इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते थे इसको आप? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER। क्या बोलते हो? RER। इसको क्या बोलते हो? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हो? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको क्या बोलते हो? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो इसका मतलब क्या है? एंडो मतलब अंदर, प्लाज्मिक मतलब साइटोप्लाज्म के, तो साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा हुआ रेटिकुलम मतलब जाल। देखो ये जाल नुमा स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब क्या हो गया? सेल के साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ जालनुमा स्ट्रक्चर, जो कि न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से अराइज हो रहा है, इसी को अपन बोल रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सही है क्या? वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसपे राइबोसोम लगा है, छूने पे कैसा लगेगा? खुरदुरा टाइप का। तो इसको क्या बोलेंगे? RER। क्या बोलेंगे? RER। बोले तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिसपे राइबोसोम नहीं लगा है ना, वो छूने पे कैसा लगेगा? स्मूथ सा लगेगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? देखो यहां ये वाले पोर्शन को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलेंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सही है क्या? अच्छा, आपको याद हो तुमने बताया था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है ना। क्या बनाता है? प्रोटीन, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है? लिपिड बनाता है। क्या बनाता है? लिपिड बनाता है, लिपिड सिंथेसिस करता है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है? लिपिड सिंथेसिस करता है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है। बात क्लियर है क्या? याद आया? ठीक है। अच्छा, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर की स्पेस को क्या बोलते हो? ल्यूमेन। क्या बोलते हो? ल्यूमिनल, ल्यूमिनल। और इसके बाहर की स्पेस को क्या बोलते हो? एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। क्या बोलते हो? एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। याद है? और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल होता क्या? साइटोप्लाज्म। एक्स्ट्रा ल्यूमिनल होता क्या है? साइटोप्लाज्म। क्या होता है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ही तो आपका एक्स्ट्रा ल्यूमिनल है। और ल्यूमिनल क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर का स्पेस। इतना क्लियर है बातें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में? एक बार रिकॉल करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से अराइज हो रहा है ना। अगर इस पे राइबोसोम लगा हुआ है तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर नहीं लगा है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बना रहा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड बना रहा है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर का स्पेस को क्या बोलेंगे? ल्यूमिनल। बाहर क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। क्लियर है? एक्स्ट्रा ल्यूमिनल ही क्या है? साइटोप्लाज्म है। बात क्लियर है क्या? अच्छा देखो, अब मिटा दूं इधर का, इधर का मिटा दूं। ओके, देखो ये मिटा दे रहा हूं। अब मुझे एक बात बताओ, हमने आपको बताया था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है? प्रोटीन। क्या बनाता है? प्रोटीन।
ठीक है, ये प्रोटीन बनाता है। और सेल के साइटोप्लाज्म में भी प्रोटीन बनता है। सेल के साइटोप्लाज्म में क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। तो देखो ये भी प्रोटीन है। तो देखो प्रोटीन दो जगह बनना है, एक तो सेल के साइटोप्लाज्म में प्रोटीन बनना है और एक तो RER भी प्रोटीन बना रहा है। ये भी प्रोटीन बना रहा है, ये भी प्रोटीन बना रहा है ना। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि दो अलग अलग जगह प्रोटीन क्यों बन रहे हैं? तुमने आपको समझाया था ना कि जो ये प्रोटीन बनाता है RER, इसका ये जो होता है सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट होके आता है, और ये जो सेल के साइटोप्लाज्म में प्रोटीन बनता है वो सेल के अंदर ही इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, तो ये RER जो प्रोटीन बनाएगा, यही प्रोटीन कहाँ आएगा? सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट होके आएगा। सही है। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। तो जितने भी एंजाइम है वो प्रोटीन ही तो है। तो बताओ मुझे, आपको याद हो तो पैनक्रियाज बताया था ना, बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम निकालता है प्रोटीन को पचाने के लिए, लिपिड को पचाने के लिए, है ना, कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए बहुत सारा एंजाइम निकालता है पैनक्रियाज। तो बताओ अब पैनक्रियाज जो प्रोटीन बना रहा है वो सेल से बाहर उसका टारगेट है कि नहीं है? भाई बताओ, पैनक्रियाज से बाहर निकल के आएगा, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में निकल के आएगा, तभी तो वो खाना पचाएगा वहां पे। तो बताओ उसका सेल से अंदर काम है कि सेल से बाहर काम है? सेल से बाहर काम है। ठीक है, तो वो प्रोटीन कौन बनाएगा? RER। याद है? और बताओ जो वो प्रोटीन कौन बनाएगा जो सेल के अंदर काम लगेगा? ये साइटोप्लाज्म। ठीक है, क्लियर है बातें? तो आओ, हमने आपको बताया था, याद हो आप, तो हमने बताया था एक चीज आपको याद हो तो एक चीज हमने बताया था, इसी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा हुआ एक ऑर्गेनेली और होता है। आपको याद है तो नाम क्या था? गाल्जी बॉडी। क्या नाम था? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा हुआ एक ऑर्गेनेल और है, उसका नाम क्या है? गाल्जी बॉडी। चलो गाल्जी बॉडी बना लेते हैं आपके सामने। बहुत सही फिगर हमसे बनता नहीं है, आप जानते हो। ये सर कुछ मान लो, ये गाल्जी बॉडी है आपका, ये क्या है? गाल्जी बॉडी। ठीक है, इसको क्या बोल रहे हो? गाल्जी ऑपरेटस या गाल्जी बॉडी? गाल्जी ऑपरेटस, गाल्जी ऑपरेटस, गाल्जी बॉडी, गाल्जी ऑपरेटस है। ठीक है, अच्छा बताओ, गाल्जी बॉडी में ये जो है ना, ये आपको दिख रहा है, इसको क्या बोलते थे? याद है? ये जो पैरेलल रो में दिख रहे हैं, इसको क्या बोलते हो आप? क्रिस्टे की सिस्टर ने। माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन को क्या बोलते थे? क्रिस्टे। इसको क्या बोलते हो? सिस्टर ने। क्या बोलते हो? याद आया? ये जो फोल्डिंग दिख रही है गाल्जी बॉडी की, इस फोल्डिंग को क्या बोलते हो? सिस्टर ने। इसको क्या बोलते हो? सिस्टर ने। सिस्टर ने प्रेजेंट इन गाल्जी बॉडी। क्लियर है? अच्छा बताओ, ये बताओ, हमने कहा था ना कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सामने वाले फेस को क्या बोलते हो? सिस फेस। गाल्जी बॉडी का वो फेस जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में है, उसको कौन सा फेस बोलते थे? सिस फेस। सही है। और जहां से सामान पैक होकर निकलता था उस फेस को क्या बोलते थे? ट्रांस फेस। याद है? ट्रांस फेस। अच्छा, सिस फेस को और क्या बोलते थे? सिस फेस को और क्या बोलते थे? इसको बोलते थे फॉर्मिंग फेस। इसको क्या बोलते थे? मैच्योर फेस। क्या बोलते थे इसको? मैच्योर फेस। याद है आपको? नहीं याद है? नहीं बताया था क्या? चलो कोई बात नहीं, आपने नहीं बताया था, कोई बात नहीं, मिटा दो। ये सिस और ट्रांस याद रखो, है ना? ठीक है, 11 में पहुंचोगे तो वहां हम सिखाएंगे आपको ट्रांस फेस। क्लियर है बातें? इतना क्लियर है? अच्छा अब आओ, बताओ, ये जो प्रोटीन बनाएगा इसको सेल से बाहर लाना है क्या? अगर सेल से बाहर लेके आओगे तो ऐसे ही लेके आओगे कि मॉडिफिकेशन करके लाओगे? क्या करके लाओगे? मॉडिफिकेशन करके लाओगे कि नहीं लाओगे? ये मॉडिफिकेशन करके ही मटेरियल आएगा कि नहीं आएगा? जो मटेरियल की पैकेजिंग होगी कि नहीं होगी? मॉडिफिकेशन होगा कि नहीं होगा? अच्छा आओ देखो, यहाँ पे
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाया क्या? प्रोटीन। क्या बनाया? रफ एंडोप्लाज्मिक ने क्या बनाया? क्या? प्रोटीन। देखो ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन यहां से पोर होता है, इसके थ्रू कहां आएगा? ल्यूमिनल में आएगा। समझ लो, ल्यूमिनल कैविटी में आएगा कि नहीं आएगा? तो यहां से खूब सारा क्या आया? प्रोटीन बन के आया। समझ लो, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो यहां पर लिपिड भी आएगा कि नहीं आएगा? लिपिड भी तो आएगा। इसको दूसरे पेन से बना लेते हैं। और हमने कहा था आपसे कि थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन कहां होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन होती है कि नहीं होती है? अच्छा एक चीज बताया था, इस प्रोटीन के ऊपर कार्बोहाइड्रेट लगा दे तो क्या इसको ग्लाइको प्रोटीन बोलेंगे? ग्लाइको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट का मतलब ग्लूकोज, सिंपल है ना? तो क्या इस पे अगर हम क्या लगा दें? कार्बोहाइड्रेट लगा दे, ग्लूकोज लगा दे, तो अब इस प्रोटीन को क्या बोलेंगे? ग्लाइको प्रोटीन। क्या बोलेंगे? ग्लाइको प्रोटीन। थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन हुई कि नहीं हुई? अच्छा बताओ, इसे लिपिड है, इस लिपिड पे हम क्या लगा दें? कार्बोहाइड्रेट लगा दें तो इसको क्या बोलेंगे? ग्लाइकोलिपिड। देख रहे हो? तो ग्लाइको प्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड की थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन कहां हुई? कहां हुई? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। लेकिन मैक्सिमम मॉडिफिकेशन कहां होगी? कहां होगी? गाल्जी बॉडी में। पैकेजिंग कहां होगी? गाल्जी बॉडी में। मतलब मटेरियल की मैक्सिमम मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग कहां होती है? गाल्जी बॉडी में। समझ आया कि नहीं है? मतलब ये समझ लो, कुछ यहां से हमने बताया था ना, यहां से क्या बनना है? यहां से देखो क्या हो रहा है, चीजें का यहां देखो चीजें बन नहीं है, थोड़ी बहुत सुधार हो रही है। देखो यहाँ कपड़ा फैक्ट्री है, यहाँ कपड़ा बन रहा है, ठीक है, थोड़ी बहुत हो रही है। देखो यहाँ पे क्या हो रही है, कपड़े में और भी कढ़ाई बुनाई हो रही है, पैकेजिंग हो रही है, कलर किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? यहाँ किया जा रहा है। तो बताओ ये सामान वेसिकल के फॉर्म में टूट टूट के कहाँ गिरेगा? गाल्जी बॉडी के ऐसे स्पेस पे गिरेगा कि नहीं गिरेगा? गिरेगा कि नहीं गिरेगा? गिरेगा ना। अब बताओ ये जब गिरेगा तो फिर हमने आपको सिखाया था कि यहाँ पे और ज्यादा मॉडिफिकेशन होगा, यहाँ पे और ज्यादा मॉडिफिकेशन होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे खूब सारा मॉडिफिकेशन होगा। इसके बाद क्या होगी? और क्या होगी? पैकेजिंग होगी। क्या होगा? पैकेजिंग होगी। यहाँ पे खूब सारा मॉडिफिकेशन होगा और खूब सारा मटेरियल की क्या होगी? पैकेजिंग होगी। तो गोल्जी बॉडी का मेन फंक्शन क्या है? मैक्सिमम मॉडिफिकेशन करना और क्या करना? पैकेजिंग करना। मैक्सिमम मॉडिफिकेशन करना और पैकेजिंग करना। तो ये जो गोल्जी बॉडी है, क्या मैं लिख दूं इसका मेन फंक्शन क्या है? मटेरियल का मैक्सिमम मॉडिफिकेशन ऑफ मटेरियल, ठीक है, मैक्सिमम मॉडिफिकेशन ऑफ द मटेरियल। और दूसरा क्या है? दूसरा क्या होगा? पैकेजिंग। मॉडिफिकेशन के अलावा और क्या होगी? पैकेजिंग होगी। अच्छा आपको एक चीज और बताया था कि पॉइजनस गैस, पॉइजनस क्या क्वेश्चन था कि हाँ, पॉइजनस गैस का डिटॉक्सिफिकेशन कहाँ होता है? कौन करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। याद आया? याद आया चीजें? पॉइजनस गैस का डिटॉक्सिफिकेशन टिक करते थे एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लीवर के अंदर पॉइजनस गैस का डिटॉक्सिफिकेशन कौन करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। याद आ रहा है? तो यहां क्या होगा? मैक्सिमम मॉडिफिकेशन होगी और क्या होगी? पैकेजिंग होगी। अच्छा अब बताओ, यहां से चीजों का मॉडिफिकेशन होगा, इसके बाद पैकेजिंग हो गई, ये चीजें कहां गिरेंगी? गाल्जी बॉडी के ट्रांसपेस में गिरेंगी कि नहीं गिरेंगी? तो बताओ यहाँ पे जो सामान पैक होके आएगा कि नहीं आएगा? पैक होके मॉडिफाई होके यहाँ पे सामान आएगा कि नहीं आएगा? और इसके बाद ये सेल से बाहर क्या हो जाएगा? ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। याद है? सेल से बाहर क्या हो जाएगा? इसका ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। इसका सेल से बाहर क्या हो जाएगा? ट्रांसपोर्ट हो जाएगा सेल के बाहर। ठीक है। अच्छा एक चीज आपको हमने पढ़ाया था, याद हो, इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम। हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, कहा था। तेरे बिना जिंदगी अधूरी है सनम, कहा था। साथ छोड़ू ना तेरा चाहे दुनिया हो खपा, कहा था। याद है? तो एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम याद है आपको? अरे सर क्या याद है? आप शायरी सुना रहे हो, गाना सुना रहे हो?
बताओ मुझे जो याद है तो। हाँ, ये एक साथ एक प्रॉपर वे में काम करते हैं ना। मतलब मैं कहूँ इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम का मतलब ये हो गया कि ये जो होते हैं एक यूनाइटेड काम करते हैं। मतलब जैसे देखो, मैं कहूँ गाल्जी बॉडी का अगर क्या काम जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना हो, सही कि नहीं है। और इसके बाद वैक्यूल आपको याद हो, लाइसोसोम याद हो, तो कहीं ना कहीं वो गाल्जी बॉडी से बनते थे कि नहीं बनते थे? क्वेश्चन, लाइसोसोम आर अराइज फ्रॉम, कहते थे, बार बार चिल्लाते थे कि नहीं चिल्लाते थे? अच्छा, तो मुझे बताओ एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम क्या है? एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम, एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम याद हो तो बताया था कौन कौन था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल, ये सारे क्या होते हैं? एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तभी गाल्जी बॉडी है। उसका फंक्शन देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चीजें कहाँ जा रही है? गाल्जी बॉडी तक जा रही हैं। और बताओ, फिर हमने बताया था इसी जो बेस्किल है, जो गोली दिख रही है, जो बेस्किल दिख रही है, इसी में से कुछ बेस्किल्स क्या बनाती है आगे चल के? लाइसोसोम बनाती है। और कुछ बेस्किल कुछ साइज में बड़ी हो जाती है जो आगे चल के क्या बनाती है? वैक्यूल। इसी से क्या बनता है? लाइसोसोम। और इसी से क्या बनता है? वैक्यूल्स। याद आया आपको? तो इसी से लाइसोसोम बनता है, इसी से क्या बनता है? वैक्यूल। तो एक दूसरे से कनेक्टेड है कि नहीं है? एक दूसरे से कनेक्टेड है कि नहीं है? देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, इसे कहते हैं एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम। क्लियर है? इतना कहानी याद आया?